स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब जिला कौन है। दरअसल एक सर्वे हुआ है और इस 3800 जिलों के बारे में बताया गया है कि सबसे अमीर जिला कौन सा है और सबसे गरीब जिला कौन है। एक सर्वे किया गया है, इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है और सबसे गरीब जिला कौन सा है। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दरअसल बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है जबकि सबसे गरीब जिला शिवहर जिला है। जब पटना के बाद अमीर जिलों में दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला है। वहीं पर गरीब के मामले में शिवहर जिला के बाद अररिया दूसरे और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है। वहीं पर सर्वे में बताया गया है कि सबसे कम पेट्रोल की खपत वाले जिलों में बेगूसराय, बांका और शिवहर शामिल है, जबकि डीजल की सबसे कम खपत शिवहर, सिवान और कैमूर में दर्ज की गई है। वहीं एलपीजी की खपत के मामले में पटना, बेगूसराय और गोपालगंज सबसे आगे हैं, जबकि अररिया, बांका और मधेपुरा में खपत सबसे कम पाई गई है। आर्थिक सर्वे के ये आंकड़े बिहार के भीतर विकास की असमानताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। दोस्तों आरजेडी के सांसदों ने दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सेना का नाम दिया है, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सक्रिय है। आरजेडी नेताओं का मुख्य आरोप यह है कि बिहार सरकार ने लोगों के मुद्दे पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। यह खास करके बेरोजगारी, महंगाई, विकास योजनाओं की सुस्ती और फिर बजट खर्च जैसी बातें को लेकर के। सांसदों का कहना है कि जब तक बिहार में जनता को राहत नहीं मिलेगी वे आवाज उठाना जारी रखेंगे। वहीं पर तेजस्वी सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकार के फैसले से आम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है और फिर बिहार के विकास की रफ्तार धीमी है। इसी नाराजगी के चलते पार्टी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन और फिर विज्ञापन सौंपने जैसा कदम उठाया ताकि केंद्र की मोदी सरकार को भी स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया जा सके। दोस्तों अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पंप ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। जब बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। पंप ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे छूटे हुए उम्मीदवारों को एक और मौका मिल गया है। इस भर्ती के तहत योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और फिर नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। जो उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना है, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं और फिर तय प्रक्रिया पूरी करनी है। जैसे सरकार का कहना है कि चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। वहीं पर जो युवा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जब समय कम है इसलिए देरी ना करें और अभी जाकर के आवेदन कर दें। दोस्तों बिहार की सियासत में एक बार फिर से चर्चा का माहौल बन गया है। तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपने भाई तेजस्वी यादव को खुलकर के टारगेट किया है। उनका कहना है कि आरजेडी में अब लालू राज खत्म हो चुका है और पार्टी में नई दिशा और सोच की जरूरत है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि अब नरेंद्र मोदी विचारों से प्रभावित नजर आते हैं, जिससे कई सियासी हलकों में अप्रत्याशित माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव के इस बयान ने आरजेडी के अंदरूनी समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत मत का नहीं है, बल्कि अगले चुनाव और फिर पार्टी नेतृत्व के मुद्दे की ओर भी इशारा कर रहा है। इससे बिहार की राजनीति में भाई भतीजावाद, सियासी गठजोड़ और नेतृत्व विवाद को लेकर के नई हलचल पैदा हुई है। दोस्तों कल तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुंचे, लेकिन ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठ करके विधानसभा पहुंचे। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव इस बार व्हील चेयर पर नजर आए। वे स्वास्थ्य के कारण व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका विधानसभा में भाग लेने का जज्बा कम नहीं हुआ। आपको बता दूं कि उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में समाज के गरीब, किसान, युवा और मजदूर के हित में कई सकारात्मक बातें शामिल है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें लागू कराने में सरकार को तेजी दिखानी चाहिए। उन्होंने व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने और फिर जनता तक लाभ पहुंचाने की भी बात दोहराई है। तेजस्वी यादव ने यह भी जोर देकर के कहा है कि विकास के साथ न्याय और फिर रोजगार को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि आम जनता को आर्थिक राहत मिल सके। वे अस्वस्थ रहने के बावजूद भी विधानसभा में मौजूद रह करके उन्होंने अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट कर दिया है कि वे राज्य के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों बिहार में ठंड से राहत मिलने वाली है क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दिन के समय पारा उभरने से सुबह शाम की कड़ाके की ठंड थोड़ी कम महसूस होगी। इससे लोगों को बाहर निकलते समय कुछ आराम मिलेगा और फिर वातावरण में हल्की गर्माहट बनी रहेगी। लेकिन मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, जहां इन जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। खास करके सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो रहेगी, इससे सड़क यातायात और फिर रेल सेवाओं पर असर दिख सकता है। इसलिए यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी भी रात में ठंड बरकरार रहेगी, इसलिए सुबह शाम भारी कोट और फिर गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। वहीं पर किसान और फिर आम लोग मौसम अपडेट पर नजर रखें ताकि वे अपने दैनिक काम को उनके अनुसार प्लान कर सके। कुल मिलाकर के दिन में थोड़ी राहत, पर सुबह शाम कोहरा और ठंड बाकी है। तैयार रहना जरूरी है इसके लिए। दोस्तों बिहार में जमीन से जुड़े हुए सभी जरूरी काम अचानक प्रभावित हो गए हैं क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जमीन म्यूटेशन और फिर कागजी प्रक्रिया जैसे काम रुक गए हैं। सरकारी दफ्तरों में लोग चक्कर काट रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इस हड़ताल का सीधा असर आम लोगों, किसानों और फिर जमीन खरीद फरोख्त करने वालों पर पड़ रहा है। जिन लोगों को जमीन का कागज बनवाना है या फिर किसी विवाद का निपटारा कराना है, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यह प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यापार और फिर निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ अधिकारियों की मांग है कि काम का बोझ बड़ा है लेकिन सुविधाएं और फिर संसाधन पर्याप्त नहीं हुए हैं। जब वे सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति और फिर अन्य प्रशासनिक मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और फिर अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है लेकिन फिलहाल कामकाज सामान्य नहीं हो सका है। दोस्तों बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि 2030 तक बिहार में करीब 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने ये बात बिहार के विकास, निवेश और कौशल विकास योजनाओं पर जोर देते हुए कही है। जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया है कि सरकार की नीतियां जैसे उद्योग प्रोत्साहन, कृषि में वैल्यू एडिशन, स्टार्टअप समर्थन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि रोजगार को बढ़ावा देने के में मदद करेंगे। साथ ही साथ युवाओं को तकनीकी शिक्षा और फिर कौशल प्रशिक्षण देने से उन्हें बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि इन पहलों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि युवा वर्ग की रोजगार सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जन निवेश आकर्षित करने और फिर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों से व्यवसाय प्रारंभ करने और फिर रोजगार पाने के अवसर व्यापक रूप से बढ़ेंगे। वहीं पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का यह बयान 2030 तक बिहार को रोजगार मूलक विकास की दिशा में आगे ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं, जहां उसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें औपचारिक अनुमति दे दी है, जिससे उनके शपथ ग्रहण की राह साफ हो गई है। जहां हाल ही में चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद अनंत सिंह का शपथ ग्रहण इस घटनाक्रम का अगला कदम माना जा रहा है। अदालत की अनुमति मिलने के बाद अब कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है और उन्हें विधायिका में सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पर इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि आगे उनके विधानसभा में क्या प्रभाव होगा और बिहार की सियासत कैसे बदल सकती है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें उनके समर्थक और फिर पार्टी नेताओं की मौजूदगी अपेक्षित है। दोस्तों बिहार में पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक खबरें सामने आई है। बिहार में विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, जहाँ खास करके कक्षा 1 से लेकर के माध्यमिक तक बच्चों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इसी के साथ ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि शिक्षा की प्रगति के बीच भी बड़ी चुनौतियां बरकरार है। जब बहुत से स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कुछ जगहों पर अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पुस्तक, लैब, शौचालय की समस्या है। पढ़ाई की गुणवत्ता और फिर नियमित उपस्थिति को लेकर भी सुधार की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि नामांकन और फिर ड्रॉप आउट में सुधार अच्छे कदम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही शिक्षण, शिक्षक अनुपात और फिर बेहतर सीखने सिखाने की प्रणाली पर लगातार काम करने की जरूरत है। तभी बच्चों को साक्षरता के साथ साथ सक्षम बना करके आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर के नामांकन में बढ़ोतरी और फिर ड्रॉप आउट में कमी अच्छी खबर है, लेकिन शिक्षा की असली चुनौती गुणवत्ता और फिर संसाधन अब भी सार्वजनिक और फिर सरकारी विचार पर केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों बिहार में शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के सियासी और फिर प्रशासनिक चर्चा जारी है। इस मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि घटना की गंभीरता और फिर परिवार वालों की भरोसे की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि परिजनों ने शुरुआत से ही स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और फिर सघन जाँच हो ताकि दोषियों तक न्याय
सुरक्षित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी है और फिर अनुमति मिलने के बाद अब ये जांच फेडरल एजेंसी कर रही है। जब उनका कहना था कि राज्य सरकार हर स्तर पर पारदर्शिता और फिर निष्पक्षता को सुनिश्चित करना चाहती है। परिवार के भरोसे की बात को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया गया है कि ताकि घटना की सच्चाई और फिर जिम्मेदारों का कोई भी हिस्सा बच ना पाए। दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हालात चिंताजनक है। जी हाँ, उनके बयान में आरोप लगाया गया है कि अपराधी और फिर रसूखदार लोग अब बेटियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और सरकार इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि बेटियों के खिलाफ हमलों और फिर दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताएं बढ़ा रही है और ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने आंदोलन और जनहित याचिका के माध्यम से ये मुद्दा उठाने की भी बात कही है ताकि सरकार मजबूर होकर के सख्त कदम उठाया जाए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या बताया है और जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत रणनीतियों की मांग की है। वहीं पर सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और फिर ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पप्पू यादव का ये बयान बिहार की सामाजिक सुरक्षा और फिर महिला सुरक्षा पर बढ़ते सवालों को उजागर करता है। दोस्तों, बिहार में एक स्कूल का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक स्कूल का वीडियो जहां पर प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के मौके पर छात्राओं ने उन्हें भावुक ढंग से विदा किया है। वीडियो में छात्राएं फूट फूट करके रो रही है और कह रही है कि सर हमें छोड़ करके मत जाइए। छात्राओं का ये भावनात्मक प्रदर्शन ये दिखाता है कि प्रिंसिपल ने अपने समय में छात्राओं के साथ मजबूत भावनात्मक और शिक्षण संबंध बनाता था। जहाँ उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा उनमें आत्मीय विश्वास, अनुशासन और फिर सामाजिक मूल्यों को भी विकसित करने की कोशिश की है, जिस वजह से छात्रों के दिलों में उनके लिए गहरा सम्मान पैदा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख करके लोग भी भावुक हो रहे हैं। कई दर्शकों ने कहा कि ऐसे सच्चे देशभक्त शिक्षक और प्रिंसिपल ही समाज में वास्तविक बदलाव लाते हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखा रहा है कि रिटायरमेंट के इस मौके पर छात्राएं अपने प्रिंसिपल को कभी भूल नहीं पाएंगी और उनके लिए ये विदाई पल बेहद यादगार बन गया है। कुल मिलाकर ये मिसाल है उस जुड़ाव की जो एक शिक्षक और फिर उसके छात्रों के बीच बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी मरे हुए लोगों को चलते फिरते बात करते हुए देखा है या फिर सुना है? आप कहेंगे ये कैसी बात है, ऐसा कभी भला हो सकता है? तो आपको बता दूं कि ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, एक मरे हुए व्यक्ति को चलते फिरते और बात करते हुए यहाँ तक कि अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आदमी मरा नहीं है, लेकिन सरकारी कागजातों में वो मर गया है। दरअसल बात यह है कि मामला बिहार के भोजपुर का है। बिहार के भोजपुर से एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प खबर सामने आई है, जहाँ पर लोगों ने पहले सोचा कि एक व्यक्ति भूत बन गया है, लेकिन बाद में पता चला है कि वे स्वस्थ है और जिंदा है। मामला है मुन्ना प्रसाद का, जो कि भोजपुर के रहने वाले हैं, जो विकास मित्र के रिकॉर्ड में गलती की वजह से मृत दिखा दिया गया है। मृत दिखा दिया गया था। जब मुन्ना प्रसाद ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए सरकारी दफ्तरों से संपर्क किया तो फिर अधिकारियों को अपने सिस्टम में भारी गड़बड़ी का पता चला। विकास मित्र के रिकॉर्ड में आई इस गलती की वजह से उसकी फाइल को गलती से मृत के रूप में दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद मुन्ना दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया ताकि अपनी असली स्थिति का सबूत पेश कर सके। मुन्ना ने कहा कि हाँ मैं जिंदा हूँ और दस्तावेज दिखा करके उसने खुद को भूत की लिस्ट से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। अब प्रशासन ने इस गलती को सुधारने का आदेश दे दिया है और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि भविष्य में ऐसे अजीबोगरीब मामलों से बचा जा सके। दोस्तों, बिहार में एक फर्जी आईएएस पकड़ा गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर के जिला मुख्यालय पर पहुंच गया, जब वह गुलदस्ता लेकर के डीएम से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षा और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस के मुताबिक युवक ने आईएएस का फर्जी परिचय पत्र दिखाया और अधिकारी से बात करने का दावा किया, लेकिन जैसे ही उसकी पहचान की जाँच की गई तो फिर खुलासा हो गया कि वह कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। जब पकड़े जाने के बाद युवक के परिजनों ने कहा कि वे मानसिक रूप से बीमार है और उन्होंने उसकी इस हरकत को उसकी बीमारी से जोड़ करके समझाने की कोशिश की। परिवार वाले असमंजस जताते नजर आए कि उसे सही इलाज और फिर देखरेख की जरूरत है। जब पूरा मामला प्रशासन और फिर पुलिस विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है, जब क्योंकि ऐसे फर्जी दावे से सुरक्षा व्यवस्था में खराब असर पड़ सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि मामले की पूरी जाँच की जाएगी और इस तरह के घटनाक्रमों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। जहां सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां दिखी है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया गया है। जब वीडियो या उस तस्वीर में दोनों नेता साथ बैठते बातचीत करते और पारस्परिक सम्मान जताते हुए दिखाई दिए। एक ऐसा पल जो पारंपरिक सियासी दुश्मनी से हट करके सहयोग और फिर स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद को दर्शाता है। ये नज़ारा सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आम लोग इसे राजनीति में शिष्टाचार और फिर सम्मान के रूप में देख रहे हैं। इससे ये संदेश भी गया है कि बजट जैसे संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष और सरकार आपसी संवाद बनाए रख सकते हैं, भले ही विचार अलग हो। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये तस्वीर असल में राजनीतिक परिपक्वता और फिर सहमति का प्रतीक बन सकती है, जो बिहार की राजनीति में सकारात्मक छवि को मजबूती देती है। दोस्तों, बिहार इंटर परीक्षा के दौरान भागलपुर में सख्ती का असर देखने को मिला है। परीक्षा केंद्र पर समय से देरी से पहुंची कई छात्रों को गेट पर ही रोक दिया गया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। निर्धारित समय के बाद गेट बंद कर दिए गए थे। जब परीक्षा देने आई छात्राएं गेट के बाहर रोती बिलखती नजर आई। जहाँ कई अभिभावक भी केंद्र के बाहर मौजूद रहे, लेकिन नियमों के कारण किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार लेट आने वाले परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाती है। इस घटना के बाद छात्रों और फिर अभिभावकों में मायूसी देखी गई। अधिकारियों का कहना है कि नकल रोकने और फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए समय का पालन बेहद जरूरी है, इसलिए नियमों में किसी तरीके की ढील नहीं दी गई है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बिहार में सामाजिक सौहार्द और फिर सांप्रदायिक सद्भाव का मौजूदा माहौल सकारात्मक और मजबूत है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब देश भर में सांस्कृतिक और फिर सामाजिक रिश्तों पर चर्चा जारी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि बिहार में विभिन्न समुदायों के बीच मेल मिलाप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अब भी कायम है। उन्होंने लोगों की सम्मानजनक सहिष्णुता और फिर सामाजिक सद्भाव को सराहा है, जिससे विभिन्न त्यौहार समारोह और रोजमर्रा की जिंदगी में भाईचारा दिखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि हर व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति और फिर विचार के साथ सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सके। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के प्रशासन और फिर जनता के संयुक्त प्रयास से बिहार में ये माहौल निरंतर मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले ही दिन नकल के खिलाफ सख्ती दिखी है। जहां अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान कुल 26 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नकलची एक ही जिले से पकड़े गए हैं, जहां पर उड़नदस्ती और फिर केंद्र अधीक्षकों की सतर्कता से कई छात्रों की चीटिंग पकड़ में आई। जहाँ परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी और फिर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जब बोर्ड प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए सख्त व्यवस्था लागू है। यह आगे के दिनों में भी जांच और कड़ी होगी ताकि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा सके। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब बीपीएससी सहित कई भर्ती बोर्ड और फिर विभागों ने बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणा की है। इस लिस्ट में शिक्षक, दारोगा, ब्लॉक लेवल पद, स्थानीय और फिर प्रशासनिक पद शामिल है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के कई अवसर मिल रहे हैं। जब बीपीएससी द्वारा निकाली गई भर्तियां अब तक सबसे अधिक संख्या में हैं और फिर सबसे व्यापक शेड्यूल के साथ लागू की जा रही है। इससे बेरोजगार युवाओं के बीच उम्मीद बढ़ी है कि वे सरकारी सेवा में कदम रख पाएंगे। जब विशेष बात यह है कि इन भर्तियों में योग्यता आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इससे चयन प्रक्रिया में न्याय और फिर गुणवत्ता बनी रहेगी। दोस्तों, बिहार सरकार की आर्थिक प्रगति को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार अब उन राज्यों की लिस्ट में शामिल है जो सबसे तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रही है। जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की प्रति व्यक्ति आय 76,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में दर्शाती है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब यह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में विकास तो हो रहा है और लोगों की आमदनी में भी सुधार दिख रहा है। जब वित्त मंत्री ने कहा है कि ये सकारात्मक बदलाव सरकार की नीतियों, निवेश, रोजगार सृजन और फिर कृषि उद्योग सहयोग के कारण संभव हो पाया है। जब विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये रफ्तार इसी तरह से बनी रहती है तो फिर आने वाले वर्षों में बिहार आर्थिक विकास और फिर सामाजिक संकेतों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इससे रोजगार के अवसर, निवेश और जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद है। वहीं पर सरकार का दावा है कि बिहार तेजी से बढ़ती आर्थिक सूची में यानी कि लिस्ट में अपनी जगह मजबूत कर रहा है और फिर भविष्य में विकास और फिर समृद्धि दोनों के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। दोस्तों,
पिछले कुछ समय से प्राइवेट अस्पतालों के बढ़ते खर्च को लेकर के जनता में भारी नाराजगी है। अब ये मुद्दा सांसद के अंदर भी उठाया गया है, जहां सांसदों ने कहा कि मरीजों और फिर उनके परिजनों पर महंगे रूम चार्ज, लाखों रुपए के बिल और फिर अस्पतालों की मनमानी फीस का बोझ बढ़ता जा रहा है। जहां इस समस्या के समाधान के लिए सांसदों ने देश भर में CEA यानी कि कॉस्ट एंड एक्सपेंस अथॉरिटी लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि CEA से अस्पतालों में खर्च की पारदर्शिता आएगी, जिससे पता चल सकेगा कि कौन सा खर्च क्यों लगाया जा रहा है और फिर असामान्य बढ़ोतरी को रोका जा सके। इस मांग पर कई सांसदों ने जोर देकर के कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती और सुलभ बनाया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च न करना पड़े। विपक्ष और फिर सरकार के सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है और स्वास्थ्य क्षेत्र में नियमित निगरानी और फिर कीमत नियंत्रण को आवश्यक बताया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोला है, जमकर हमला बोला है। अपने बयान में उन्होंने पूछा है कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और आगे बढ़ रहा था, तब 56 इंच के सीने का क्या हुआ। ये एक तंज है जो पहले भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने कोरोना, सुरक्षा और फिर आर्थिक चुनौतियों के मुद्दे पर सच सामने आना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी और फिर राजनाथ सिंह जी की सच्चाई लोगों के सामने आएगी और जनता को पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी। ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से सियासी आलोचना के रूप में देखी गई है। इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी अपनी बात को जोरदार अंदाज में रख रहे हैं। विपक्ष के इस तरह के आरोपों से सियासी तापमान और बढ़ा है, खास करके जब सुरक्षा और फिर विदेश नीति जैसे मुद्दों को लेकर के बहस चल रही है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की ये टिप्पणी मोदी राजनाथ की नीतियों के विरोध में एक राजनीतिक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बहुमत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हल्के में ले लिया जाए। उन्होंने कहा है कि जनता ने जो समर्थन दिया है उसे जिम्मेदारी और फिर कर्तव्य के साथ निभाना चाहिए। नीतीश कुमार ने बताया है कि हर विधायक का काम सिर्फ पार्टी लाइन पर चलना नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी है। उन्होंने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभा में बैठ करके सकारात्मक भूमिका निभाई जाए, राज्य के विकास और फिर सुशासन में अपना योगदान दें, जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाए। जहां उनका मानना है कि बहुमत से मिली ताकत सरकार को मजबूत बनाती है, लेकिन इस शक्ति को व्यवहारिक और फिर जवाबदेही के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। या इस तरीके की नसीहत से ये साफ होता है कि नीतीश सरकार सिर्फ सत्ता की दौड़ में नहीं, बल्कि बिहार के विकास और फिर जनहित के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान को लेकर के विवाद बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने मियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ मुस्लिम मतदाताओं और फिर समुदाय को लेकर के अपनी बातें कही थी। इस बात को लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनके बयान नफरत फैलाने वाले और विभाजनकारी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी को दिए बयान में कहा था कि असम में 4 से 5 लाख मियाँ मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि उनका काम मियाओं को परेशानी में डालना है। याचिका में कहा गया है कि मियाँ शब्द का इस्तेमाल स्थानीय संदर्भ में आपत्तिजनक तरीके से मुस्लिमों को निशाना बना करके किया गया है और इससे समाज में भेदभाव और फिर विभाजन फैलने का खतरा है। जमीयत उलमा हिंद ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी समुदाय के खिलाफ बयान देने से रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाए, ताकि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरीके के हेट स्पीच से पहले रोका जा सके। दोस्तों, किशनगंज से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में लगातार मुर्गियों की मौत हो रही है। जी हाँ, मुर्गियों की अचानक से मौत की खबरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से किशनगंज जिले में इन दिनों पोल्ट्री फार्म और घरेलू मुर्गी पालन करने वालों के लिए चिंता बढ़ गई है। जहाँ कहीं पर दर्जनों तो कहीं पर सैकड़ों मुर्गियां बिना किसी बड़े कारणों के मर जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी की आशंका जता रहे हैं। जब प्रशासन और फिर पशुपालन विभाग ने जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पशुपालकों में डर और फिर नुकसान दोनों बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से मुर्गियों की अचानक मौत का सिलसिला जारी है। बहादुरगंज, टेरागाछ और किशनगंज सदर क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही है। स्थानीय पशुपालक इम्तियाज ने बताया है कि उनके फार्म में कुछ ही दिनों के भीतर 28 से ज्यादा मुर्गियां मर गई है। जब मरने से पहले मुर्गियों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी जैसे लक्षण नजर आए। वहीं पर सिर्फ 1-2 फार्म ही नहीं, बल्कि कई गाँव में मुर्गी पालकों ने 50 से लेकर के 500 तक मुर्गियों की मौत की सूचना दी है।
यह अचानक इतने बड़े पैमाने पर मौत से लोग घबरा गए हैं और बर्ड फ्लू की आशंका और फिर गहरी होती जा रही है। जहाँ हाल के महीने में बिहार के कई जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। दरभंगा में हजारों कौवों की मौत के बाद इसकी पुष्टि हुई थी। वहीं पर भागलपुर, पटना और जहानाबाद में भी मुर्गियों में संक्रमण पाया गया था। अब किशनगंज में भी इसी तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। पशुपालन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। विभाग ने साफ कर निर्देश दिया है कि जहां भी मुर्गियों की असामान्य मौत हो रही है उसकी तुरंत सूचना दी जाए। जब प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के तहत मुर्गियों को दफनाने या फिर जलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि संक्रमण और न फैले। जब वहीं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड फ्लू आमतौर पर इंसानों में कम फैलता है, लेकिन संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से खतरा हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द और फिर सांस लेने में परेशानी शामिल है। इसीलिए पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुर्गियों को छूते समय दस्ताने पहने और मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ अच्छी तरह से धोने के लिए कहा गया है। दोस्तों, किशनगंज में बीते 3 दिनों से चल रही अहमद कंपनी पर DGGI की छापेमारी आखिरकार समाप्त हो गई है। जब पटना से आई विशेष टीम ने कंपनी के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर लगातार जांच करके टैक्स चोरी, फेक बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग से जुड़े हुए दस्तावेज खंगाले हैं। जब बहादुरगंज से लेकर के किशनगंज और फिर अररिया तक एक साथ कार्रवाई से पूरे इलाके में हरकत मच गया। जब दर्जनों अधिकारियों की मौजूदगी और फिर कई गाड़ियों के काफिले ने साफ कर दिया है कि मामला बेहद गंभीर है। अब सबकी नजर इस जांच के नतीजों पर टिकी है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में अहमद कंपनी की विभिन्न प्रतिष्ठानों पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी कि DGGI की रेड तीसरे दिन खत्म हो गई है। ये कार्रवाई टैक्स चोरी, फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल के शक में की गई है। यह सूत्रों के अनुसार पटना से पहुंची विशेष टीम ने बहादुरगंज, किशनगंज और फिर अररिया में कंपनी के गोदामों, शोरूमों और पेट्रोल पंपों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। जब बहादुरगंज इलाके में ही करीब 12 से ज्यादा गाड़ियों में 45 से अधिक अधिकारी और फिर कर्मचारी तैनात रहे। टीम शनिवार दोपहर से लगातार दस्तावेजों, बिलों, कंप्यूटर रिकॉर्ड और लैपटॉप में मौजूद डेटा की जांच कर रही थी। अहमद कंपनी चमड़ा, लोहा, सीमेंट, सरिया, बाइक शोरूम और पेट्रोल पंप जैसे कई बड़े कारोबारों से जुड़ी हुई है। जांच के दौरान खासतौर पर सीमेंट की बड़े पैमाने पर फेक बिलिंग और संवेदकों को दिए गए बिलों का स्टॉक से मिलान किया गया है। जहां आशंका जताई जा रही है कि फर्जी इनवॉइस के जरिए सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। यह टीम ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि DGGI की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय व्यापारिक जगत में इस कार्रवाई को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये छापेमारी बिहार में GST चोरी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। हाल के महीनों में राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में इसी तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। दोस्तों, बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। मैं लगातार भट्टा मालिकों के खिलाफ बोल रहा हूं, जो कि अवैध तरीके से हुए का लोग कार्य कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए मुझे सुरक्षा दिया जाए, वो भी Y कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो फिर मेरी हत्या हो सकती है। साथ ही साथ तौसीफ आलम ने कहा कि ईंट भट्टा मालिकों द्वारा एक संगठन चलाया जा रहा है, जो कि उगाही करके खनन पदाधिकारी और फिर प्रशासन को पैसे देकर के मैनेज किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज की राजनीति में उस वक्त हरकत मच गया जब बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने खुलेआम अपनी जान को खतरा बताया है। अवैध ईंट भट्टों, मिट्टी खनन और फिर ऊंचे ईंट रेट के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि अब भट्टा मालिक उनके दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि माफिया संगठित होकर के प्रशासन को मैनेज कर रहा है और अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो फिर कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तौसीफ आलम ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए सरकार से Y कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है, Y श्रेणी की सुरक्षा। जब विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि वे पिछले 6 महीने से लगातार ईंट के बढ़े हुए रेट और अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से भट्टा मालिक उनसे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इलाके के सभी भट्टा मालिक एकजुट होकर के एक संगठन चला रहे हैं जो
जो खुलेआम उगाही करता है, या इस उगाही के पैसे से खनन पदाधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारियों को मैनेज किया जाता है। इसी कारण प्रशासन कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं करता है। उन्होंने कहा कि चंदवाड़, सरंडा और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी कटाई जा रही है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद बैठी है। जहां विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि अगर प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा होता तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खनन कभी संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं लगातार ईंट रेट कम करने की मांग कर रहा हूं और अवैध खनन के खिलाफ बोल रहा हूं। इसी वजह से अब मेरी जान को खतरा है। भट्टा मालिकों द्वारा कभी भी मेरी हत्या करवा सकता है। तौसीफ आलम ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें डर है कि किसी भी दिन उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए सरकार को तुरंत उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, यानी कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि उनकी पार्टी के ही विधायक सरवर आलम भी भट्टा मालिक बताए जाते हैं, जहाँ उनके पास भी ईंट भाटा है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एक जनप्रतिनिधि का इस तरह खुलेआम हत्या की आशंका जताना ये दिखाता है कि अवैध कारोबारियों का नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है। दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब किशनगंज में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। जहां 700 किलोमीटर नई रेल कॉरिडोर में किशनगंज को भी शामिल किया गया है। सिलीगुड़ी से वाराणसी तक 700 किलोमीटर की नई रेल कॉरिडोर बन रही है, जिसमें किशनगंज भी शामिल है। यह किशनगंज कटिहार भी इस क्षेत्र में आते हैं। किशनगंज में भी अब करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। ये अलग लाइन होगी, सब कुछ अलग होगा, अलग ही कॉरिडोर बन रहा है। और फिर इस कॉरिडोर के बनने से किशनगंज वासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, क्योंकि किशनगंज होते हुए वाराणसी तक ये कॉरिडोर 700 किलोमीटर की बन रही है, जो सिलीगुड़ी से वाराणसी तक है, जिसमें किशनगंज भी शामिल है। किशनगंज कटिहार होते हुए वाराणसी तक जाएगी और इस कॉरिडोर में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार के नए बजट में ऐसा ऐलान हुआ है जो आने वाले वर्षों में पूरे सीमांचल की तस्वीर बदल सकता है। जिस किशनगंज को अब तक लोग दूर दराज का इलाका मानते थे, वही किशनगंज अब देश के बड़े शहरों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि रोजगार, व्यापार और जमीन की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट किशनगंज को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला साबित हो सकता है। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि ये बिहार के कई जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसमें हमारा अपना किशनगंज भी शामिल है। जब ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर के सिलीगुड़ी तक जाएगा, जब रास्ते में बिहार के बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज जैसे अहम जिले इससे जुड़ेंगे। करीब 700 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस हाई स्पीड रेल की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तक हो सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सफर का समय काफी कम हो जाएगा। इसका सीधा फायदा व्यापारियों, छात्रों, नौकर पेशा लोगों और फिर किसानों को मिलेगा। माल ढुलाई तेज होने से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जमीन मालिकों को होने वाला है। जहां रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक जहां जहां से ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा, वहां पर जमीन के रेट कम से कम 20% तक बढ़ सकते हैं। या खास करके किशनगंज जैसे उभरते जिले में ये बढ़ोतरी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। जब फिलहाल किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में खेती की जमीन करीब 4 लाख से 10 लाख रुपए प्रति कट्ठा के आसपास है, जबकि शहरी इलाकों में आवासीय जमीन 10 से 15 लाख रुपए प्रति कट्ठा तक पहुंच चुकी है, जहां कुछ इलाकों में 20-30 लाख रुपए कट्ठा तक मिल रहा है। वहीं पर हाई स्पीड रेल परियोजना आने के बाद इन दामों में जबरदस्त उछाल तय माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से किशनगंज सिर्फ एक जिला नहीं रहेगा, बल्कि सीमांचल का एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से यहाँ पर नए उद्योग, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर के वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किशनगंज के लिए एक नई शुरुआत है। ये परियोजना न सिर्फ शहर की रफ्तार बढ़ाएगी, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बदलने वाली है। किशनगंज अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे बढ़ने को तैयार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचा धमन के टेना से ताल्लुक रखने वाले आरजेडी नेता मुखिया जफर असलम साहब ने बिना शर्त तफीमुर रहमान साहब को माफीनामा भेजा है। दरअसल बात यही कि चुनावी माहौल के दौरान लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब मामला माफी तक पहुंच गया है। कोचा धमन के टेना निवासी मुखिया जफर असलम ने
अपने पुराने बयानों को लेकर के बिना शर्त माफीनामा भेजा है। ये माफीनामा लगाए गए आरोपों को लेकर के भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में सामने आया है। इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक मंच पर बिना सबूत लगाए गए आरोप कैसे कानूनी मुश्किल बन सकते हैं। जब हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मुखिया जफर असलम ने चुनाव के समय तफहीमुर रहमान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर के तफहीमुर रहमान की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें साफ कहा गया था कि यदि आरोप साबित नहीं हुए तो फिर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। जहां नोटिस मिलने के बाद मुखिया जफर असलम ने अपनी अधिवक्ता यानी कि वकील नाजिया कमर के माध्यम से एक बिना शर्त माफीनामा भेजा है। इस पत्र में उन्होंने स्वीकार किया है कि चुनावी माहौल में उनके द्वारा दिए गए बयान अपुष्ट सूचनाओं और फिर सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे। माफीनामे में जफर असलम ने साफ लिखा है कि उनसे गलती हुई है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी माना है कि उनके बयानों से मानसिक पीड़ा, प्रतिष्ठा को नुकसान और गलतफहमियां पैदा हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि भविष्य में वे किसी भी माध्यम, चाहे वह सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई सार्वजनिक मंच पर इस तरह के आरोप दोबारा नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये माफी पूरी तरह स्वेच्छा से देने की बात भी कही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाता है और फिर बाद में बिना शर्त माफी मांगता है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम माना जाता है। दोस्तों, बिशनपुर पंचायत के लोगों के लिए पानी की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। कई गांव और फिर वार्डों में नल जल योजना के बावजूद भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर के पंचायत समिति सदस्य सह कोचाधामन उप प्रमुख समदानी बेगम भारती ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि लोक स्वास्थ्य PHED किशनगंज को पत्र देकर के तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जब पंचायत के कई वार्ड आज भी नल जल योजना से वंचित हैं, जब वार्ड संख्या 1 जो कि थाना के सामने है, वार्ड संख्या 7 और 8 दिघी टोला में और फिर वार्ड संख्या 13 खरसान टोली में अब तक नल जल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इन इलाकों में लोग आज भी दूर दूर से पानी लेने को मजबूर हैं। वहीं पर वार्ड संख्या 4 और 5 में नल जल कनेक्शन तो लगाए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य और लापरवाही के कारण पिछले कई सालों से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। जब लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी बाखो बस्ती में रही है। यहाँ पर तकनीकी कारणों से लंबे समय तक जलापूर्ति योजना पूरी तरह से नहीं हो सकी है। इस समस्या को लेकर के पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है। यहाँ तक कि 3 फरवरी 2023 को डेरामाड़ी में हुई प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अब इस बस्ती और फिर आसपास के इलाकों के लिए नए प्लाट और फिर टेंडर के बाद काम शुरू हो चुका है। इस योजना से बाखो बस्ती, हाटी दुब्बा, हिम्मत बस्ती, बैंक लाइन और फिर मंदिर रोड इलाके में पानी पहुंचाने का सर्वे भी किया गया है। समदानी बेगम ने साफ कहा है कि इस काम में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने विभाग से मांग की है कि बिशनपुर पंचायत के सभी गांवों और फिर वार्डों में नल जल योजना को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए और फिर नियमित पेयजल आपूर्ति जल्द शुरू किया जाए। वहीं पर पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर के पंचायत के लोगों में काफी नाराजगी है। अब सबकी नजर PHED और फिर प्रशासन पर है कि कब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान होता है और कब लोगों को साफ पानी मिल पाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने रॉकेट देखा है? रॉकेट, जी हाँ, अगर रियल लाइफ में रॉकेट नहीं देखे होंगे तो जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से रॉकेट देखे होंगे। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे रॉकेट को दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप भी कहेंगे कि नहीं, सच में ये किसी रॉकेट से कम नहीं है। दरअसल मेरे पास मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन में फेसबुक ओपन है और इस फेसबुक में एक आईडी खुली हुई है, वो है दीपक कक्की कुमार का, जो कि मोहम्मद दीपक के नाम से भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। इनका फेसबुक अकाउंट पर अभी 4,50,000 फॉलोअर्स है अभी की मौजूदा समय में। अभी इस वीडियो को जब हम शूट कर रहे हैं, अभी समय हो रहा है करीब 8:55, जो कि 2 फरवरी है। 2 फरवरी 8:55 शाम को, यानी कि 9 बजे के करीब रात को। तो अभी इसका फॉलोअर्स है 4,50,000। देखिए
देखे होंगे। मोहम्मद दीपक यानी कि दीपक अक्की कुमार को 2-3 दिन पहले लोग शायद कोई जानते होंगे। जी हाँ, शायद बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि इसी फेसबुक पेज पर 10 से 12 हज़ार फॉलोअर्स था। या आज इनका फॉलोअर्स रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, 4,50,000 फॉलोअर्स हो गया है। जब कुछ देर पहले यानी कि यही माने कि 15 मिनट पहले हमने इसका फेसबुक पेज चेक किया, तो उस समय इसका फेसबुक पेज पर करीब 4,45,000 फॉलोअर्स था। 15 मिनट में 50,000 फॉलोअर्स हुआ। अभी तुरंत 4,51,000 हो गया, ये वीडियो बनाते 2 मिनट में। तो इसलिए इसको रॉकेट बोला जाता है। जैसे कि आप अभी देखिए, अभी आपको दिखाए 4,50,000, अभी 4,51,000 हो गया है। शायद बातचीत करते करते और भी कुछ बढ़ जाए, तो इसी को रॉकेट बोला जाता है, जैसे कि हमने आपको दिखाया। ये है मतलब कि सेकुलर का पावर कहा जाए तो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ये सेकुलरिज्म पर टिका हुआ है और अक्सर लोग यानी कि मेजोरिटी के लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, कम्युनल को बहुत कम। तो ज़्यादा जाहिर सी बात है, इस तरह से सेकुलर लोगों की संख्या ज़्यादा है। और शायद दीपक अक्की कुमार को जितने भी लोग फॉलो करते होंगे, तो उसमें से ज़्यादातर लोग सेकुलर मिजाज के ही होंगे। तो इसीलिए इनका जिस तरह से रॉकेट की तरह इसका फेसबुक पेज रफ्तार बढ़ रहा है, तो ये चीज़ देख करके ये खुशी हो रही है कि लोग सेकुलर लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इसी को लेकर के एक शेर है कि नाम दीपक है, उजाला सबके लिए फैलाता है, न मजहब पूछता है न दीवारें बनाता है। उसी के लिए एक दूसरा शेर ये भी है कि मंदिर में भी रोशन, मस्जिद में भी नूर बने, दीपक बताता है इंसानियत ही असली धर्म बने। दरअसल बात यही कि उत्तराखंड से मोहम्मद दीपक इन दिनों पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नई मिसाल बनते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये फैल गए हैं कहा जाए तो।